अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम अपनी कल की एक्सरसाइज नंबर 1.2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। 1.2 एक्सरसाइज में कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। लेकिन स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक बार ये फिर याद दिला दूं कि बहुत से स्टूडेंट ने अब तक उस होमवर्क की पिक मुझे सेंड नहीं किया है। आप जब तक चीजों को प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप मैथ्स नहीं सीख पाओगे। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। मैं थोड़ा सी आज जो हमारा लेक्चर है वो कम क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बातें आपसे करना चाहूंगा। मैं आप लोगों को मैथ सीखने का एक तरीका बताता हूं। कोई नया तरीका नहीं है या मैंने इन्वेंट किया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वही रूल है जो हमने सीखा है अपने टीचर से या उन्होंने सीखा होगा उनके टीचर से। यानी ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते आ रहा है और मैं चाहता हूं कि जो मैंने सीखा हूं वो मैं आपको सिखाऊं। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, कोई नया रूल नहीं है, बस एक ही चीज है, एक ही रूल है, वो है मेहनत और प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते जाइए। जो भी मैं आपको कराता हूं या जो भी अलजेब्रा में आपको कराया जा रहा है, आप उसे एक बार कॉपी करिए, फिर उसके बाद उसकी बिना देखे प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। देखिए कि आपको वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने आता है या नहीं। जब तक आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएगा, यकीन जानिए आपका मैथ सीख करके कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर मैं इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करूं तो, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन में आपको प्रेजेंट करना होगा, प्रेजेंट करोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। इसलिए उस मार्क्स को गेन करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मैं जो आपको करा रहा हूं, जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 हो गया है या 1.2 फिनिश होने आया है या 1.3 जो होगा, वो कुछ इस तरह से छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो आप आसानी से सीख सकते हैं। तो इसलिए अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने के लिए इन्हीं सम को वापस से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करके देखिए कि आपको बिना देखे आता है या नहीं। जब आपको बिना देखने आएगा ना, बिना देखे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा, तब आपके अंदर से आवाज आएगी कि हाँ, हमारा क्लास को ज्वाइन करके या इस वीडियो को देख करके कुछ फायदा होता है। नहीं तो क्या होगा, आप वीडियो देखोगे, देख करके उसको भूल जाओगे, क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। हमारी मेहनत भी बेकार और आपका टाइम भी बेकार। इसलिए कुछ यूजफुल रिजल्ट निकालिए। अब वो यूजफुल रिजल्ट कब आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। समझ में आ रहा है ना? इन शॉर्ट मैं आपको कहना यह चाहता हूं कि आप मैथ्स की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। अदर सब्जेक्ट को भी याद करें, लेकिन अगर आपको मैथ्स सीखना है, बिना देखे सम सॉल्व करना है, तो उसकी प्रैक्टिस के बिना दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। आप मैथ्स को रट्टा नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? रट्टा करोगे तो कितना करोगे और कोई फायदा नहीं होगा। सम को घुमा के दे दिया, क्वेश्चन नंबर चेंज कर दिया, तब आप क्या करोगे फिर? इसलिए मैथ्स को सीखो और सीखने का एक ही मंत्र है, वो मंत्र है प्रैक्टिस। ठीक है? तो फिलहाल मैं इससे ज्यादा बातें नहीं करूंगा। मैं आपको यही बोलूंगा कि प्रैक्टिस करिए और फिर इन सब बातों के बाद आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहां पर आपके लिए लिया हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इसके बाद समझाऊंगा कि हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले 6 ये वैसा ही क्वेश्चन है जो अब तक हम देखते आए हैं हमारे 1.1 में और 1.2 में, जो हमने डिस्टेंस फाइंड करने वाले थे, वैसे ही क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे सर एक ही टाइप के क्वेश्चन है तो है, स्टार्ट में जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैंने देखा हो कि हमारा 1.2 में 5वां क्वेश्चन बाकी है और 6ठा क्वेश्चन बाकी है। 5वें क्वेश्चन को मैं इसके बाद बताऊंगा, तो 6ठा मैंने पहले ले लिया हूं, वो सोल्यूशन वाला है। 5वां थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ओरल कम्युनिकेशन ज्यादा होगा, तो उसके लिए मैं आपको इस सम के बाद बात करूंगा। ठीक है? पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, मेन क्वेश्चन नंबर 6, उसके लिए यहाँ पर एक डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में बना होगा, वो सारी चीजें मैंने यहाँ बना दिया हूं। और क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम या फिगर गिवन बिलो। यानी नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर दीजिए और उन आंसर देने के लिए इस पूरे फिगर का आपको यूज करना है। समझ में आ गया होगा, ज्यादा इस पे बोलना कुछ नहीं है। आप देख रहे होंगे ये क्या है, नंबर लाइन। ये हमारा 1.1 के जैसा ही है, एक नंबर लाइन है। अच्छा मुझे आप बताइए तो जरा, नंबर लाइन के ऊपर जो अल्फाबेट्स आपको दिख रहे हैं उसे क्या कहते हैं? बोलना दो, शाना बोलना दो। जो नंबर लाइन के ऊपर ये अल्फाबेट्स है, R, U, Q, L, P, A, B, C, D, इनको क्या कहा जाता है?
बिल्कुल सही, क्या कहते हैं उसे? पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, पॉइंट्स के नीचे जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं उन्हें क्या कहेंगे? बोलना तो एक बार शाहनवाज, ये जो नंबर्स है इनको क्या कहेंगे? तो शाहनवाज का आंसर सही है। शाहनवाज क्या कहता है कि इसको कहेंगे कोऑर्डिनेट, यानी पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट -6 है, क्यू का कोऑर्डिनेट -5 है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या आ सकता है? -5। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -4। पी का कोऑर्डिनेट क्या है? -2। इस तरीके से दूसरे कोऑर्डिनेट भी समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलना इसके ऊपर। नंबर लाइन है, ऊपर पॉइंट से, नीचे कोऑर्डिनेट से। तो इसी नंबर लाइन का यूज करके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला क्वेश्चन क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस है? यूवी का है, पीसी का है, वीबी का है और यूएल का है। अब ये सेम क्वेश्चन वही हो गया जो हमने 1.1 में किया था और हमने 1.2 में भी किया है। वैसे ही डिस्टेंस फाइंड करना है, वही अपने पुराने 3 स्टेप याद होंगे आपको। स्टेप नंबर 1 किसी को याद है? क्या करते थे हम लोग? कोऑर्डिनेट फाइंड करते थे। स्टेप नंबर 1 में क्या करते थे हम लोग? कोऑर्डिनेट फाइंड करते थे। स्टेप नंबर 2 में याद है किसी को? कंपैरिजन किया जाता था, विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर इज स्मॉलर। और स्टेप नंबर 3 में हम उसका डिस्टेंस फाइंड करते थे, क्या यूज करके? फॉर्मूला यूज करके। कौन सा फॉर्मूला? ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो वही गिने चुने 3 स्टेप यहाँ फॉलो करो और आंसर आपके सामने। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में मेन क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें डिस्टेंस फाइंड करने बोला है। अब आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया, 2 कहाँ गया? रुको जरा, कराएंगे उसको भी हम लोग। पहले क्या हो जाने दो, थर्ड वाला होने दो, उसके बाद वो दोनों क्वेश्चन 1 और 2 वो भी करा देंगे। वो ओरली क्वेश्चन है, कितना डिस्टेंस है और क्या है, वो ऐसे ओरली देख करके आंसर देना है, तो उसको मैंने नहीं लिखा। यहाँ पर पहले इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 3 क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ यूवी, डिस्टेंस ऑफ पीसी, डिस्टेंस ऑफ वीबी, डिस्टेंस ऑफ यूएल। ये सारे पॉइंट्स यहाँ नंबर लाइन के ऊपर बने हुए और यहाँ नीचे 3 जगह आपको उसके डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब इसमें कितने डिस्टेंस थे? 1 बीसी, 2 बीबी, 3 यूएल, 4 दिए हुए, लेकिन मैंने यहाँ पर नीचे 3 लिखा हूं। फिर वही बात, 3 मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, 1 आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इन चारों को अच्छे से प्रेजेंट करके होमवर्क भेजना भूलना नहीं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टेप नंबर 1 कौन बोलेगा? डिस्टेंस ऑफ यूवी फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या ढूंढने का है? कोऑर्डिनेट ढूंढना है। कैसे लिखेंगे? याद है सभी को? कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कौन सा पॉइंट है पहला? यू। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यू इज इक्वल टू, यू का कोऑर्डिनेट कहां ढूंढेंगे? नंबर लाइन पे। अब यू दिख रहा है इधर पे, ये रहा यू, दिखा। अब उसके नीचे कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है, तब आप कैसे निकालोगे? सिंपल है सर, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं। हर एक पॉइंट दूसरे वाले पॉइंट से क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस, अगर वो कॉन्जिक्यूटिव है तो। ठीक है, जैसे कॉन्जिक्यूटिव का मतलब वन आफ्टर अनदर, एक के बाद फौरन दूसरा आने वाला। अगर मैं P की बात करूं तो उसके बाद दूसरा पॉइंट कौन है? L। इसके बाद फौरन दूसरा पॉइंट कौन सा होगा? Q। तो P और L के बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा और L और Q के बीच में भी इक्वल डिस्टेंस होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर P को -2 दिया गया है तो यहाँ पर क्या आएगा? -3। Q को कितना दिया गया है? -4। R को कितना है? -6। तो U पर क्या होगा? -5। एक एक का यूनिट डिस्टेंस होता है नंबर लाइन पे, एक एक यूनिट का डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है, तो उसी को यूज करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यू, यू का कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा आपको? -5। ये हो गया यू का कोऑर्डिनेट। दूसरा वाला स्टेप यहाँ पे फिर से लिखेंगे, क्या? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? बी। इस बार बी का कोऑर्डिनेट कहां ढूंढना है? ये रहा बी। अब देखो ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 0। उसके बाद बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 2। तो 0 और 2, तो बीच में यहाँ पे जो पॉइंट खाली है वहां पर क्या आएगा? 1 2। फिर यहाँ पर इस पॉइंट के नीचे क्या आएगा? 3। सी के नीचे क्या है? 4। डी के नीचे क्या है? 6। तो बी के नीचे क्या होगा? 5 होगा। तो कुछ नंबर्स यानी कि कोऑर्डिनेट यहाँ पर हिडन है, वो हमको समझ में आ जाता है क्योंकि यूनिट का डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए सारे सीरियल के हिसाब से होंगे। ठीक है, तो v का जो आपका कोऑर्डिनेट बना, v का कोऑर्डिनेट क्या बना? 5 बना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5। तो दोनों कोऑर्डिनेट हो गए, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। उसके बाद क्या स्टेप है? कंपैरिजन, विच नंबर इज ग्रेटर और विच नंबर इज स्मॉलर। अब बताओ -5 और +5 में से कौन छोटा और कौन बड़ा? सब जानते हैं, नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन द पॉजिटिव नंबर। याद आ रहा है ना स्टेटमेंट? एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है।
तो ये जो पॉजिटिव वाला होता है वो नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है। तो आइए इसको प्रेजेंट करते हैं वही साइन का यूज करके। तो क्या लिखेंगे, 5 इज ग्रेटर देन -5। ये अपना सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप के बाद अपना थर्ड वाला स्टेप होगा यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना। किसका डिस्टेंस है, u v का। तो डिस्टेंस ऑफ u v, फॉर्मूला याद है आप सभी को, क्या, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं, जगह नहीं है इसलिए, तो आप उसको फुल फॉर्म में लिखेंगे। ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, ग्रेटर नंबर कौन है, 5 है, फॉर्मूले का माइनस बीच में आएगा, स्मॉलर नंबर कौन है, -5। क्या ऐसे लिखू, नहीं ना, याद होगा। सादिक क्या करेंगे हम लोग, हाँ सर, सेकेंड वाले नंबर को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। नहीं बंद करेंगे तो माइनस माइनस की साइन के बीच में झगड़ा होगा और हम नहीं चाहते कि कोई यहाँ पर झगड़ा करे। तो माइनस माइनस में दो साइन साथ में है, तो सेकेंड वाले नंबर को ब्रैकेट में बंद कर दिया। बंद करने के बाद अगला स्टेप होगा इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, पहला नंबर एज इट इज जैसा भी है वैसा कॉपी करो, फिर इनके झगड़े को सॉल्व करो, माइनस और माइनस के झगड़े को सॉल्व करो। क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पर क्या है, 5, ये ब्रैकेट के बाहर आ गया। अब 5 और 5 मिलके कितना, 10, 10 के आगे यूनिट, 10 यूनिट का डिस्टेंस आया, किसके बीच में, u और v के बीच में 10 यूनिट का डिस्टेंस आपके सामने हो गया सॉल्व। वही है ना, आसान, ठीक है। ज्यादा बोलेंगे नहीं, ज्यादा बोलेंगे तो आप बोलेंगे एक ही चीज को बोल बोल करके कितना पता रहे, तो मैं आपको इतना बोर नहीं करूंगा, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पीसी पे आते हैं, सेकंड वाला डिस्टेंस ऑफ पीसी। अगर आप पीसी की बात करोगे तो वही चीज फॉलो करना है हमको, कोऑर्डिनेट निकालना है, कंपैरिजन करना है और उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। चलिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, बोलो तो जरा, बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम लोग की। कौन सा पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पहला वाला पॉइंट कौन सा है, P का कोऑर्डिनेट कहां पर ढूंढोगे, कहां ढूंढेंगे, नंबर लाइन पे P लिखा सभी को, क्या लिखा उसके नीचे, -2। उसके बाद नेक्स्ट वाला बोलो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के बाद कौन सा था, C का कोऑर्डिनेट कहां ढूंढेंगे, C लिखा किसी को, ये रहा C का कोऑर्डिनेट क्या है, 4, तो यहाँ पर 4 हो गया। पहला स्टेप कंप्लीट। पहले स्टेप के बाद दूसरा वाला स्टेप, देखो मैं आपको देखूं या नहीं देखूं, लेकिन आपकी नजर का होनी चाहिए, बोर्ड पे होनी चाहिए, ठीक है ना, वीडियो में नजर होनी चाहिए, यहाँ वाली देखने का। सेकेंड वाला स्टेप कंपैरिजन, कौन बड़ा कौन छोटा, अरे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। बोलो एक साथ, आवाज आएगी आपकी, बोलो फिर से, पॉजिटिव नंबर यानी 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी नेगेटिव नंबर। कंपैरिजन कंप्लीट। तीसरा स्टेप बोलना तो, अहमद रजा, तीसरा स्टेप क्या आएगा, डिस्टेंस फाइंड करना है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ किसका, पीसी का, तो डिस्टेंस ऑफ पीसी इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप इतने दिनों से देख रहे हैं कैसे लिखना है, तो आप पूरा लिखेंगे, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। अब ग्रेटर नंबर क्या है, 4, फिर बीच में फॉर्मूले का माइनस, स्मॉलर नंबर कौन है, -2, सही है। फिर एक बार मुझे बताना तो जरा, सुनो भैया, क्या आएगा यहाँ पर, ब्रैकेट को बंद करेंगे ना, ये दूसरे वाले नंबर को बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, हाँ क्या होगा, झगड़ा होगा। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, एज इट इज, पहला नंबर एज इट इज, बिल्कुल सही, पहला नंबर सेम कॉपी करेंगे, माइनस माइनस के झगड़े को खत्म करेंगे, माइनस माइनस मिलके क्या होगा, प्लस, फिर ये 2 अपने घर के बाहर आएगा, उसका झगड़ा सॉल्व हो गया ना, तो बाहर आ सकता है, तो 2 आ गया बाहर। अब सब जानते हैं 4 + 2 कितना, 6, आगे यूनिट, किसका डिस्टेंस है, लास्ट में लिख देगा, डिस्टेंस ऑफ पीसी, कितना यूनिट आया, 6 यूनिट, खत्म, सॉल्व हो गया। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए हम रुकेंगे नहीं, फटाफट आगे सॉल्व करेंगे और आज के लेक्चर को या वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ यूएल, फिर वही बात, बोलो, अरे याद हो जाना चाहिए अब तक तो, एक ही जैसे क्वेश्चन चल रहे, एकदम रट्टा हो जाना चाहिए, फटाफट आवाज आनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, बोलो तो u, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट u का कोऑर्डिनेट किधर, अब देखो u का कोऑर्डिनेट ये रहा u, पॉइंट u, उसका कोऑर्डिनेट नीचे क्या है, कुछ नहीं है, -4 -6 के बीच में क्या आने वाला है, इक्विडिस्टेंस -5, तो कोऑर्डिनेट ऑफ u -5, इसको हम लोगों ने यहां पर भी निकाला, सेम वो हो गया। इसके
इसके बाद नीचे दूसरा लिखेंगे क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, यू के बाद क्या है एल, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल किधर है, ये रहा एल, पॉइंट एल, उसके नीचे का कोऑर्डिनेट दिख रहा है क्या, दिखा, हाँ कितना दिखा, है ही नहीं तो क्या दिखेगा आपको, लेकिन हम पता तो कर सकते हैं ना, -3 या -2 है, फिर क्या आएगा बोलो, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, चलते जाएगा। तो L का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या निकलने वाला है, -3, हो गया। कंपैरिजन, ध्यान से देखो, दोनों नंबर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। रुको मैं पूछता हूँ, किससे पूछू इस बार, हाँ मेरे को जरा सलमान ये बताना, तो ये दोनों भी नंबर नेगेटिव है, कौन बड़ा कौन छोटा, वो स्टेटमेंट याद है क्या, अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव में जो दिखने में छोटा दिख रहा है, रियलिटी में वो क्या होता है, बड़ा होता है। अब मुझे यहाँ देखने में ये छोटा दिख रहा है -3, तो रियलिटी में एक्चुअल में वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम इन दोनों में से किसको बड़ा दिखाएंगे, -3। नेगेटिव में जो छोटा होता है एक्चुअल में वो बड़ा होता है, समझ में आया। तो इसको हम कंपैरिजन करेंगे, देयरफॉर करके -3 इज ग्रेटर देन -5, हो गया कंपैरिजन, खत्म सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के बाद अपना तीसरा स्टेप, याद आ रहा है कुछ, क्या फाइंड करने का, डिस्टेंस। देयरफॉर डिस्टेंस किसका, वही जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, u, l के बीच का डिस्टेंस। फॉर्मूला याद है, याद होना ही चाहिए, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, फॉर्मूला आपके सामने, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, ग्रेटर नंबर कौन, -3, बीच में फॉर्मूले का माइनस, स्मॉलर नंबर कौन, तो स्मॉलर नंबर -5। फिर वही बात, याद आ रहा है, एक को बंद कर देंगे ब्रैकेट में, बंद नहीं करेंगे तो झगड़ा होगा, सही है। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू चलेंगे, -3 एज इट इज कॉपी करेंगे, ये रहा आपका -3, सेम कॉपी हो गया। इनके झगड़े को सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर ये अपने घर से बाहर आ जाएगा, झगड़ा खत्म, तो दोस्ती हो गई, बाहर आ गया। फिर से इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वो छोटे छोटे 5 क्वेश्चन आप सोच भी सकते हो या डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गया तो 2, साइन किसकी, बड़े नंबर की, बड़ा नंबर कौन, 5, उसकी साइन क्या है, प्लस की, किया ना 5 क्वेश्चन, आप भी कर सकते हो, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 5 - 3 कितना होगा, 2, साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की आएगी, बड़ा नंबर कौन है, 5 है, उसकी साइन क्या है, प्लस। क्या मैं प्लस को लिखूं, बोलो जोर से, क्या मैं प्लस को लिखूं, नहीं ना, प्लस तो पहले से कंसीडर किया जाता है, अगर बड़े नंबर की साइन माइनस में होती तब मैं माइनस की साइन को शो करता, ठीक है, लेकिन प्लस की साइन को शो करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा ये पूछना चाहता है कि सर अगर शो कर दिए तो क्या रॉन्ग हो जाएगा, नहीं रॉन्ग नहीं होगा, क्यों करने का, लेकिन जबरदस्ती, ठीक है, तो नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर यूनिट्स, ये आपका फाइनल आंसर। तो ये थे वो 3 छोटे छोटे से क्वेश्चन जो हमने 1.1 में किए और 1.2 में भी वही चल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया हूं। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन मैंने कितने कराया हूं, 3 कराया हूं, एक इसमें से बाकी है, वो आपको करना है और ये तीनों भी करना है, और सबकी फोटो लेकर के होमवर्क के फॉर्म में भेजना है, समझ में आ गया। इनको कॉपी करिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जब तक मैं इसे रफ कर देता हूं, आप कॉपी कर लो फटाफट। हो गया कॉपी, रफ करूं ना उसको, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का मेन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों क्वेश्चन मैंने लिख दिया हूं आपके लिए। वैसे तो टेक्स्ट बुक में से भी आप ये क्वेश्चन ऑब्जर्व कर सकते थे। आइए देखते हैं कि ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें क्या काम कर रहे हैं। बहुत आसान से, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, वही जो नंबर लाइन पहले बना था मेन क्वेश्चन नंबर 6 में, उसी का यूज करना है। आंसर दी क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द फिगर गिवन बिलो। ये जो फिगर बना हुआ है, नंबर लाइन बना हुआ है, इसका यूज करके इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। वर्बल टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग उसको देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्टेट द पॉइंट्स, स्टेट द पॉइंट मतलब बताइए, क्या बताइए, पॉइंट्स को बताइए, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी। मीनिंग समझ में आया, बहुत सिंपल सा है। ऐसे पॉइंट के नाम बताना है जो पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, बस। किसको देखना है, नंबर लाइन को देखना है। पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पे कौन कौन से पॉइंट है, उनके नाम यहाँ पर आपको लिख देना है और आपका आंसर खत्म।
यानी बस ये डायग्राम देख करके आंसर देने वाला एग्जांपल है। चलिए, टेक द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी। अब सबसे पहले तो अगर आप नंबर लाइन को ऑब्जर्व करेंगे तो किसको ढूंढेंगे? पॉइंट बी को ढूंढेंगे ना। तो ये रहा आपका पॉइंट बी, दिख गया? पॉइंट बी, उससे इक्वल डिस्टेंस पे कौन कौन से पॉइंट है? तो ध्यान से देखिए, पॉइंट बी आपका यहां पर है। इससे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएं तो भी हमको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर हम राइट हैंड साइड जाएं तब भी हमें कुछ पॉइंट्स दिखेंगे। तो हमको दोनों तरफ देखना है, समझ में आ रहा है? लेफ्ट में भी और राइट में भी। होता है ना कि जैसे कि अगर मैं यहां पर खड़ा हूं एकदम सेंटर में और मैं आपको बोलूं कि बताइए मुझसे इक्वल डिस्टेंस पे कौन कौन है, तो आप बोलोगे सर ये वाला वॉल और इस वाले वॉल, ये दोनों भी आपसे इक्वल डिस्टेंस पर है, क्योंकि हम दोनों साइड पे देखेंगे। मेरे लेफ्ट में एक वॉल है और राइट साइड पे भी एक वॉल है, दोनों दीवारों से मैं यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर हूँ। सेम वे में हम यहाँ पॉइंट बी का एग्जांपल लेंगे। पॉइंट बी यहाँ पर है और इससे इक्वल डिस्टेंस पर कौन कौन से पॉइंट हैं, उनको खाली यहाँ पे नाम बताना है। चलिए आते हैं, देखते हैं। तो अगर पॉइंट बी से पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जर्व करूँ तो पहला, जब मैं अगर 1 यूनिट का डिस्टेंस मूव करूंगा, 1 यूनिट का, तो यहाँ पर कोई पॉइंट का नाम है नहीं है ना, तो इसको छोड़ दो, क्योंकि नाम ही नहीं है तो हम अपनी मर्जी से वहां पर कुछ भी नाम नहीं दे सकते। जो डायग्राम में प्रेजेंट है उतना देखो और उसमें खुश रहो, ठीक है? तो पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पर अगर पहला पॉइंट जो मुझे दिखता है वो है ए। कितने यूनिट के डिस्टेंस पर है? 1 यूनिट और फिर दूसरा यूनिट। समझ में आ रहा है? यूनिट कैसे काउंट करते हैं? एक एक बार जंप किया करो। एक बार अगर लेफ्ट में जंप कर रहे हो, देखो मैं आपको दिखाता हूं, यहां से इधर आए, ये 1 यूनिट हो गया, फिर यहां से आप यहां पर गए, ये दूसरा यूनिट हो गया। समझ में आया? तो अगर बी से मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊं तो कितने यूनिट के डिस्टेंस पर ए मिला? 2 यूनिट के डिस्टेंस पे पॉइंट ए मिला। अब क्या 2 यूनिट के डिस्टेंस पे राइट हैंड साइड पे कोई पॉइंट प्रेजेंट है? कौन है? सी। देखो बी से जाओ, कहां पर? राइट हैंड साइड पे। अगर हम बी से राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो पहला पॉइंट मुझे यहाँ पे मिलेगा जिसका नाम नहीं लिखा हुआ है। फिर यहां से एक और यूनिट जाएंगे तो कौन सा मिलेगा? 2 यूनिट के डिस्टेंस पे सी वाला मिलेगा। तो ये रहा आपका पॉइंट सी। आप देख सकते हो, मैं यहां से पहले इधर गया तो मुझे ये वाला पॉइंट मिला जिसका नाम नहीं दिया हुआ है। फिर बी से मैं दूसरे यूनिट पे क्या गया? सी के पास। तो 2 यूनिट के डिस्टेंस पे राइट हैंड साइड पे सी वाला पॉइंट मिला और लेफ्ट हैंड साइड पे ए वाला पॉइंट मिला। दोनों का डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट है। तो इक्वल डिस्टेंस हुए ना। 2 कदम इधर जा रहा हूं तो शानवाज मिलेगा, 2 कदम इधर जा रहा हूं तो अहमद रजा मिलेगा। तो दोनों मुझसे क्या हो गए? इक्वल डिस्टेंस पर है। समझ में आया? बस ना कि और एग्जांपल दो। चिंदी जैसा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। जितना बोलूंगा उतना कंफ्यूज होंगे आप। इससे बेहतर है जो दिख रहा है उसका आंसर लिखो, खत्म कहानी, ठीक है? तो पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पर कौन कौन से पॉइंट है? तो 2 यूनिट के डिस्टेंस पर कौन है? ए है, और यहां पर राइट हैंड साइड पे 2 यूनिट के डिस्टेंस पर कौन है? सी है। तो एक जोड़ी मिल गई, मिली ना एक जोड़ी। इसके अलावा भी अगर हमको देखना है कि और भी कोई इक्वल डिस्टेंस पर है क्या, तो देख सकते हैं। तो पहला तो पैर मिल गया मुझे, वो लिखूंगा मैं, उसके बाद और भी देखते हैं। चलिए, बी से जब मैं आगे बढ़ता हूं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, तीसरे यूनिट पे कुछ भी नाम नहीं है, ठीक है? अगर बी से मैं राइट हैंड साइड पे जाऊं, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरे यूनिट पे बी है, तो बी की जोड़ी में यहां बना सकता था जब कोई यहां पर नाम दिया होता तो बनाता। अब यहाँ पे नाम नहीं है इसलिए इनकी जोड़ी मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक वाले ने नाम नहीं दिया है तो क्यों हम जबरदस्ती नाम ले। समझ में आ रहा है? जो प्रेजेंट है सिर्फ उसी को देखना है, सिंपल सी बात। तो एक बार फिर देखते हैं, बी से पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट। चौथे यूनिट पे क्या मिला? पॉइंट पी मिला। क्या राइट हैंड साइड पे चौथे यूनिट पे कोई पॉइंट है? बी से काउंट करो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। चौथे यूनिट पे क्या मिला? डी मिला। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट पी है, राइट हैंड साइड पे पॉइंट डी है। दोनों का डिस्टेंस क्या है? 4 यूनिट। समझ में आया? तो इस तरह से ऑब्जर्व करना है और लिखना है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था? स्टेट द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट बी। तो हम लिखेंगे पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, फर्स्ट पेयर। दूसरी पेयर क्या बनेगी? पॉइंट बी एंड पॉइंट डी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट बी। समझ में आया? ज्यादा और कुछ स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी स्कूल टीचर जब कभी स्कूल ओपन होगा वो बोलेंगे नहीं कंप्लीट स्टेटमेंट में लिखिए, तो कर देंगे उसको, ठीक है? फिलहाल यहाँ पे आंसर लिखते हैं और आंसर में लिखेंगे पॉइंट्स, पहला वाला पेयर लिख रहा हूं, ए एंड
पॉइंट ए एंड पॉइंट ए के साथ किसकी जोड़ी बनी थी, पॉइंट सी, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, ये पहला पेयर हो गया। अब दूसरी जोड़ी क्या है बताओ तो, दूसरी पेयरिंग है पॉइंट पी की 4 यूनिट के डिस्टेंस पे, तो पॉइंट पी एंड राइट हैंड साइड पे 4 यूनिट के डिस्टेंस पे, बी से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, कौन सा मिला, डी मिला, बन गया दोनों। टेक द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी, तो पॉइंट ए एंड सी एंड पॉइंट बी एंड डी, सॉरी पॉइंट बी एंड डी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट बी। ठीक है, ये इस तरीके का आपका आंसर होगा। आप चाहो तो पूरे स्टेटमेंट में लिखो, आप चाहो तो खाली पॉइंट का पेयरिंग लिख के भी छोड़ सकते हो। आंसर आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, 1 ही मार्क्स मिलने वाला है, बढ़ा के तो देंगे नहीं, चाहे कितना भी बढ़ा करके लिखो। ठीक है, तो इतना सफिशियंट है। एक बार फिर बोल देता हूं, हमसे पूछा था बी से इक्वल डिस्टेंस पर कौन कौन से पॉइंट है, तो पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पर 2 यूनिट के इक्वल डिस्टेंस पर ए और सी है, 4 यूनिट के डिस्टेंस पर पॉइंट पी है और पॉइंट डी है। ये मैंने यहां पर लिख दिया, खत्म। आइए इधर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 6 का सेकंड क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना बराबर? क्वेश्चन रीड करो यार तुम, शाबाश, जोर से पढ़ो। राइट द पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू। समझ में आया? राइट द पेयर ऑफ पॉइंट, पेयर का मतलब समझते हैं जोड़ी, और एक जोड़ी में कितने लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं ना, समझते हैं ना जोड़ी का मतलब। मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूं। आप कभी ये शॉप पे गए जहां पर आपको चप्पल जूते वगैरह कुछ खरीदना होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक जोड़ी चप्पल दो या एक जोड़ी शूज दो, इस तरीके से ना। तो एक जोड़ी में कितना देता है, क्या एक ही पैर का देगा? हम बोलते हैं उसको एक जोड़ी, लेकिन देता कितना है वो, हमको 2 पैर के देते हैं, लेफ्ट वाले का भी और राइट वाले का भी। तो पैर का मतलब क्या होता है, जोड़ी होता है, और जोड़ी में कितने होते हैं, 2 लोग। तो ध्यान से समझने का, ये इसी रफली एग्जाम्पल था। राइट दी पेयर यानी जोड़ी बनाना है ऑफ पॉइंट्स, जैसा यहां बनाएंगे, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू। सिमिलर तो क्वेश्चन है, यहां पे पॉइंट बी से था, यहाँ पे क्यू से है, जो काम यहाँ किए वही काम यहाँ करेंगे। तो अब मैं ये उम्मीद करूं कि ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। पॉइंट क्यू को देखने का, राइट हैंड साइड पे जाने का और लेफ्ट हैंड साइड पे जाने का, देखने का कि दोनों साइड पे इक्वल डिस्टेंस पर कौन कौन से पॉइंट प्रेजेंट है, बस उनके नाम चुपचाप लिख देने। चलो यहाँ किससे पूछा है, क्यू से। क्यू ढूंढो जरा, ये रहा क्यू। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊं तो मुझे 1 यूनिट पे यू मिलता है, और राइट हैंड साइड जाऊं तो 1 ही यूनिट के डिस्टेंस पे एल मिलता है। पहली जोड़ी तो बन गई, पॉइंट यू एंड पॉइंट एल। नीचे कोऑर्डिनेट नहीं है, नहीं रहने दो, पॉइंट पूछा है, पॉइंट का नाम लिख देंगे, कोऑर्डिनेट नहीं पूछा उसने, ध्यान से। तो क्यू से इक्वल डिस्टेंस पर यू है और एल है, और अगर आगे बढ़े तो क्यू से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर आर है, और यहां पर जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो क्यू से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे पी है। समझ में आया? खत्म। उसके आगे दिया ही नहीं है तो फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आंसर बोलो, चलो बोल सकते हो ना आप लोग, क्या आएगा आंसर? सबसे पहला तो पॉइंट कौन सा, अगर मैं क्यू से देखूं 1 यूनिट के डिस्टेंस पर पॉइंट यू एंड पॉइंट एल, ठीक है। दूसरी पेयरिंग, उसने राइट पेयर बोला है तो एक पेयर तो बना दिया, दूसरा पेयर भी पॉसिबल है तो लिख देते हैं। दूसरी जोड़ी में पॉइंट आर एंड आर के बाद अगर मैं 2 यूनिट पे यहां पे देखूं तो क्या मिलता है, पॉइंट पी। समझ में आया? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का मेन क्वेश्चन नंबर 1 और मेन क्वेश्चन नंबर 2 जो भी कंप्लीट। तो बच्चों यहां पर आज के लेक्चर में मेन क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया, सब सारे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से आपको होमवर्क करके फोटो भेजना है। अब आपका इस वाले एक्सरसाइज में बचता है मेन क्वेश्चन नंबर 5। अब वो मेन क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें ऐसा है कि नंबर लाइन बनी हुई है, कुछ एक ऐसी डायग्राम बना हुआ है, और उसी डायग्राम को देख करके आंसर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहां पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट नहीं है, वहां पर आपको ज्योमेट्री के टर्म्स पूछा है, रेज, लाइन, इंटरसेक्शन, ये सारे वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, आपको वो क्वेश्चन उस वक्त कराऊंगा जब आप ऑफलाइन क्लास में अवेलेबल हो, क्योंकि उसमें मुझे कई तरीके से समझाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको समझा दूं तो मैं एक ही तरीके से बोलूंगा, हो सकता है अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे यहाँ पे वीडियोस में तो नहीं पूछोगे, इसलिए फेस टू फेस अगर उस क्वेश्चन को कराऊंगा तो मैं उसे कई तरीके से एग्जांपल दे करके समझा सकता हूँ,
तो क्वेश्चन नंबर 5 हम उस वक्त करेंगे जब हमारी क्लास चालू हो जाए, ठीक है। हाँ, अगर किसी को ये तकलीफ है, नहीं सर आपने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करा है, तो मैं उसके लिए उस क्वेश्चन नंबर 5 में यूज होने वाले जो टर्म्स हैं उसको समझा देता हूं। मतलब कि ये कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री चैप्टर है, तो मैं वो बेसिक जो उस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं वो समझा देता हूं, ठीक है। तो आइए उन टर्म्स को देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसे मैं आपको यहां समझा देता हूं, और फिर एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि जब कभी क्लास खुलेगी तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं ज्योमेट्री के, वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं: पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, रे, यूनियन और इंटरसेक्शन। ये 5-6 वर्ड्स हैं जो आपको मेन क्वेश्चन नंबर 5 में यूज हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या होते हैं ज्योमेट्री में, इसको कैसे समझा जाता है। अब आप सामने होते तो मैं आपसे क्वेश्चन आंसर कर सकता था और आपकी नॉलेज को मैं परख सकता था या मैं अंदाजा लगा सकता था कि इनमें से कितने स्टूडेंट इनको समझते हैं और कितने स्टूडेंट को अब भी ज्योमेट्री से रिलेटेड डाउट है, कि बहुत से बच्चों को इनमें कुछ पता नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, अगर मैं फर्स्ट वाला, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते रहूँ। अगर मैं फर्स्ट वाला पॉइंट की बात करूँ तो पॉइंट, अब क्या आएगा दिमाग में क्वेश्चन, सर पॉइंट किसे कहते हैं, बताइए तो पॉइंट किसे कहते हैं। ये हो गया पॉइंट। पॉइंट का कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है पूरे ज्योमेट्री में, आप ढूंढ लीजिए, आपको पॉइंट का प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो पॉइंट को क्या होता है, किसी एक सिंगल डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर को, उसी को पॉइंट कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन आप अपने टेक्स्ट बुक में ढूंढ लीजिए, वहां कहीं ना कहीं आपको ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा कि पॉइंट का प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता, ठीक है। फिर भी अगर आपको पॉइंट को समझने के लिए मैं यहां बताऊं तो आप पॉइंट को इस तरीके से एक डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हो गया पॉइंट, हो गया। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट वाला लाइन। चलो मुझे बताओ तो लाइन किसको कहते हैं, ठीक है। अब सामने होते, मैंने कहा था ना, अगर आप सामने होते तो मैं आपको जज कर सकता, लेकिन अभी यहाँ क्या है, यहाँ तो मुझे ही बताना है। तो लाइन बताओ, चलो ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या ये लाइन है, ठीक है, या दूसरा डायग्राम भी बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये एक बनाया हूं, या दूसरा वाला ये बनाया हूं, या इसके नीचे एक ये बनाया हूं, या इसके नीचे मैंने ये बनाया, इसका नाम मैं लिख देता हूं ए और बी। तो आप मुझे बताइए, 1 2 3 4, इन चारों में से मुझे आप ये बताइए कि इनमें से लाइन कौन सा है। समझ में आया मेरा क्वेश्चन, समझ में आया आप लोगों को? इन चारों डायग्राम में से लाइन कौन सा है, ठीक है। 1 2 3 4। अब वही बात, आप बोल तो सकते नहीं हो, बताना मुझे ही है, इसलिए मैं इसे बाद में कराने वाला था। खैर चलिए, अगर आप बोलोगे सर ये लाइन है तो आप रॉन्ग हो, अगर आप इसको बोलोगे लाइन तब भी आप रॉन्ग हो, अगर आप इसको लाइन कहोगे तब भी आप रॉन्ग हो। होता है ना कि किसी पेज पे हम इस तरीके से ऐसा लाइन ड्रॉ कर देते हैं और बोलते ये लाइन है। ये ज्योमेट्री में लाइन नहीं होता। दो बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, सर इसने मेरी पेज पे लाइन कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया, तो लाइन इसको थोड़ी बोलते हैं आप उस वक्त ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट के हिसाब से रॉन्ग हो, ठीक है ना। अब तक हम बचपन में से ऐसे कुछ भी बना देते थे, उसको लाइन बोलते थे। लाइन ज्योमेट्री में समझना है तो दोनों तरफ आपको क्या होना चाहिए, ये बनाया ना मैंने, एरो के जो निशान होते हैं एरो, वो होना चाहिए, तब आप उसको कंप्लीट लाइन बोलोगे। समझ में आया? तो आप सीख लो, और बस इसी को सिखाने के बाद हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। 1.2 कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल देखेंगे क्या स्टार्ट करना है। तो अगर मैं लाइन की बात करूं तो ये भी लाइन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ठीक है। ये क्या है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये हमारा ब्लैक वाला क्या है, लाइन। दोनों तरफ क्या होना चाहिए लाइन के लिए, लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे आसान तरीका, दोनों तरफ एरो के निशान होने चाहिए इस तरीके से, तो उसको लाइन कहेंगे ज्योमेट्री में। अब लाइन बनती कैसे, तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे, अगर इन सबको पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं ठीक है, ऐसा तो क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा। अब बाद में उसमें क्या बना देते हैं, एरो बना देते हैं। ये एरो ये इंडिकेट करता है कि इस लाइन की कोई एंडिंग नहीं होती। नंबर लाइन देखा था ना आपने, दोनों तरफ क्या बना हुआ था, एरो बना हुआ था। तो नंबर लाइन पे भी दोनों तरफ एरो होता है। इसका इंडिकेशन ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में आप चलते जाओ, आपको कभी एंड नहीं मिलेगा, लाइन कभी एंड नहीं होती। राइट हैंड साइड पे आप चलते जाओ, आपको कभी एंड नहीं मिलने वाला। नंबर खत्म नहीं होते, लाइन की भी एंडिंग नहीं होती। ये दोनों एरो इंडिकेट करेंगे। आप राइट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लाइन बढ़ती जाएगी, और ये वाला लेफ्ट वाला भी एरो वही इंडिकेट करेगा। तो लाइन की कोई एंडिंग नहीं होती।
समझ में आ गया। और लाइन को पहचानने का तरीका दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एरो होना चाहिए। चलिए तो लाइन समझ में आ गया। अब आप जो हम बोलते थे ना ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये सब लाइन नहीं है, ठीक है। लाइन इसको बोले ज्योमेट्री के अंदर, बाकी की चीजें क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो इतना होने के बाद पहले तो मैं इसे रफ कर दूं, और उसके बाद दूसरा वाला जो है सेगमेंट, उसके बारे में सोचो आप, सेकंड वाले के बारे में। लाइन तो समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया, लाइन समझ में आ गया। पॉइंट को थोड़ा सी मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे बोर्ड पे। सेगमेंट के बारे में बताओ, जानते हो ये तो लाइन हो गया, ये पॉइंट हो गया। सेगमेंट क्या होता है? अब जो मैंने यहां बनाया था मैं फिर एक बार बना देता हूं सेगमेंट को। चलो ठीक है, क्या ये सेगमेंट है या ये सेगमेंट है या ये सेगमेंट है? बोलना तो सादिक पटेल, फर्स्ट वाला डायग्राम सेगमेंट है, सेकंड वाला है या थर्ड वाला है? सेगमेंट का मतलब हिंदी में होता है हिस्सा, पर्टिकुलर पार्ट। तो सेगमेंट का मतलब अगर हम बोले तो इन तीनों डायग्राम में से ये वाला सेगमेंट है, क्योंकि ये दोनों तरफ से एंड हो जाता है। सेगमेंट को पहचानने का तरीका, यहाँ पे कहीं भी आपको एरो का मार्क नहीं मिलने वाला, समझ में आ रहा है? उसको कहेंगे सेगमेंट। मतलब किसी भी लाइन का पर्टिकुलर हिस्सा। मैं आपको अगर समझाऊं कुछ इस तरीके से, तो अगर मैं बोलता हूं ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन पे एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, दिख रहा है? तो ए से लेकर के बी तक के जो पार्ट है उसको हम सेगमेंट बोलेंगे। और लाइन का नाम जो होता है ना वो उसको यहाँ पे साइड में लिखा जाता है, लाइन एल, दिख रहा है? और चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, समझ लो। तो इसको क्या बोलोगे, लाइन एल, और इस ए बी को क्या बोलोगे, सेगमेंट ए बी। समझ में आया? तो पर्टिकुलर जो पार्ट होता है उसको सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट के दोनों साइड पे एरो नहीं होता, उसको यहां से लेकर के यहां तक ही देखना है। सेगमेंट ए बी बोलो या सेगमेंट बी ए बोलो, बात एक ही है, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप ए बी बोलोगे तो ए के लेफ्ट में नहीं जा सकोगे और बी के राइट में नहीं जा सकोगे, इतना ही हिस्सा सेगमेंट में देखा जाएगा। और अगर आप लाइन बोलोगे, लाइन एल, तब आपको पूरा देखना है, इनडिफिनाइट, कहीं पे भी चले जाओ आप, लाइन की कोई एंडिंग नहीं होती, आप कितना भी देख सकते हो। तो फर्क समझ में आ रहा है लाइन में और सेगमेंट में? तो यहाँ मैं आपको सेगमेंट भी बना देता हूं, आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो दो, यहाँ पे लिख सकते हो ए और बी। यहाँ पे लाइन का नाम क्या दे सकते हैं, एल, पॉइंट का नाम क्या दे सकते हैं, पी, अपना अपना तरीका। तो ये हो गया सेगमेंट। अब आता है रे, चौथा वाला कॉन्सेप्ट। रे क्या चीज है? चलो बताओ, ये तो लाइन है, ये सेगमेंट है, ये दोनों क्या है? वही हमारा रे है। इसको हम बोलेंगे रे, और इसको भी बोलेंगे रे। ये रे जो जा रहा है वो राइट हैंड साइड पे जा रहा है। इसका मतलब ये कि इस रे को अगर आप लेफ्ट में बढ़ाने की कोशिश करो तो आप नहीं बढ़ा सकते, लेफ्ट वाला उसका एंड हो गया है। आपको अगर देखना है तो राइट में आप कितना भी उसको आगे लेकर के जा सकते हो, लेकिन लेफ्ट में आप आगे नहीं बढ़ सकते। रेज जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही वे में वो आगे बढ़ेंगे, तो इनको हम रेज कहते हैं। ये लेफ्ट में जा रहा है, ये राइट में जा रहा है, दोनों भी रेज, कहीं पे भी जाए एक एरो का मार्क होगा, आइदर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और राइट हैंड साइड पे होगा, तो उसको क्या बोलोगे, रेज बोलोगे। ये वाला पॉइंट है रेज, यहाँ पे आप उसको बना सकते हो। ये जा रहा है राइट हैंड साइड पे, यहाँ पर मार्क हो गया है, और ये वाला जो रे है इसके नीचे वाला लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है। अब रेज के नाम कैसे होते हैं, तो दो अल्फाबेट में होते हैं। सपोज यहाँ ए बी, पी क्यू, या जो भी एक्स वाई लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे जो समझाना था वो इनके बारे में बताना था, वो मैं आपको बता रहा हूं। पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, सेगमेंट हो गया, रेज हो गया। रेज क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल। उनमें एक ही तरफ क्या होता है, एरो होता है। दोनों तरफ एरो होगा तो क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। एरो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा। एक एरो होगा तो क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गए हमारे 4 कॉन्सेप्ट जो हमारे मेन क्वेश्चन नंबर 5 में यूज किया जाएगा, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन नंबर 5 में यूनियन और इंटरसेक्शन, ये 2 वर्ड भी आपको मिलेंगे। इसके मीनिंग समझा देता हूं, और आप चाहिए तो मेन क्वेश्चन नंबर 5 खुद से ट्राई करना। वैसे तो हम करेंगे, लेकिन आप कर सकते हो। यूनियन, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, एक साथ मिल जाना, दोनों को मिला करके देखना। तो यूनियन, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि हाँ ये मार्कर और ये मार्कर, इन दोनों को मैं यूनियन कर दूं, तो मैं ऐसे इसको ज्वाइन कर दूंगा तो इतना बड़ा लाइन मिलेगा ना, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो इसको बोलेंगे यूनियन। समझ में आया? तो यूनियन का मतलब क्या हो जाना, कंबाइन कर देना। दूसरा वर्ड है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन देखना। समझ में आया? ज्योमेट्री में इस वाले क्वेश्चन में हम इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग लेंगे, कॉमन देखना। कॉमन का मतलब मैं ऐसे समझा सकता हूं कि सपोज एक लाइन मैंने बनाया हूं कुछ इस तरीके से, ये आपको लाइन दिख रहा होगा,
और यहां पर मैं एक नाम देता हूं ए, यहां पर एक पॉइंट है बी, यहां पर एक पॉइंट है सी। तो अगर मैं रे बीसी बोलूं, क्या बोलूं? रे बीसी, तो कहां से स्टार्ट करोगे? बी से स्टार्ट करोगे और कहां जाओगे? सी पे। तो क्या सी पे जाके एंड कर दोगे? नहीं, रे बीसी, बीसी का मतलब ये होगा कि बी पे एंड है लेकिन सी की तरफ वो आगे चलते जाएगा, क्योंकि रे क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। हो गया रे बीसी, यहां से स्टार्ट करके ऐसे आगे चलते जाओगे। अब मैं आपको दूसरा बोलता हूं, क्या बोलता हूं? रे ए सी बोलता हूं। ध्यान से सुनिएगा, रे ए सी। तो ए से स्टार्ट करके कहां तक जाओगे? सी पे। सी पे रुकोगे नहीं, क्यों नहीं रुकोगे? क्योंकि रे क्या होता है? आगे की तरफ बढ़ते जाता है। तो रे ए सी, ए से बढ़ेगा और आगे चलते जाएगा। ए के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं जा सकते, क्योंकि रे क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर मैं आपको इंटरसेक्शन कॉमन क्या समझाना चाहूंगा वो समझिए। बीसी आप यहां से स्टार्ट करके गए तो ये पूरा हिस्सा आगे चले जा रहा है। एसी जब आप यहां से स्टार्ट किए तो ये पूरा हिस्सा आगे चले जा रहा है। अब बताइए एसी और बीसी के अंदर कॉमन क्या है? तो यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट कॉमन आया ना, बी और सी तक। समझ में आया? तो वैसे पार्ट को दिखाने के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इंटरसेक्शन वर्ड को यूज करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये 5-6 कॉन्सेप्ट जो भी है वो समझ में आ गए होंगे। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनको ये पहली बार लाइन और सेगमेंट में फर्क समझ में आया। तो नॉर्मली हम सबको एक ही जैसा समझते हैं, सर ये भी लाइन है, वो भी लाइन है, ये भी लाइन है। ऐसा नहीं होता। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कराया। क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड जो टर्म्स या बेसिक ज्योमेट्री है उसको मैंने आपको बताया। तो हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.2 खत्म। 1.3 बाकी है, लेकिन 1.3 में भी आप देखोगे तो वर्बल क्वेश्चंस है, आंसर देने वाले कि कुछ क्वेश्चन रहेंगे उनके डायरेक्टली आंसर देना है। ठीक है, तो हो सकता है कल मैं अगर स्टार्ट करूं तो डायरेक्टली चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 3 एक्सरसाइज है हमारे फर्स्ट वाले चैप्टर में, 1.1, 1.2, 1.3। अब 1.1 और 2 तो खत्म हो गया है। 3 में कुछ 4-5 छोटे छोटे से क्वेश्चन है जिनके आंसर ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो उनको हम ओरली देख सकते हैं। तो 1.3 भी आप ये मान के चलो कि हो गया है। अब चैप्टर नंबर 2 जो स्टार्ट होगा, शायद मैं कल आपको स्टार्ट करूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्योमेट्री के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ध्यान से कल उसे देखेंगे। ठीक है, थोड़ा ही पढ़ाऊंगा क्योंकि ज्योमेट्री में डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा, तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए खैर, आज के इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करता हूँ और एक काम और बताता हूँ कि ये जो मैंने लिखा हो पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, रे, यूनियन का मीनिंग क्या बताया आपको? कंबाइन करना। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या बताया? कॉमन देखना। इन सब को आप प्रेजेंट करोगे और फिर से फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेजना नहीं भूलेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जैसा मैंने कल कहा था कि दूसरे सब्जेक्ट पे भी ध्यान दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। कुछ भी डाउट्स होगा तो कल के बताए हुए टाइमिंग पे आप ऑफिस में आकर के मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। अस्सलाम वालेकुम।